बजाज यानी RKB और आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नमबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हम दोनों इस वक्त नेशन नाउ पर हैं। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम। चाइनीज में निहाओ निहाओ और जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी Abariyako, Jambo. That's Our in viewers Swahili. in East Africa, South Africa and the African continent. fantastic, and we promise we shall soon have a greeting in Portuguese and Spanish as well. Yes, yes. For the- Essential. for the Our entire viewership Latin is America. totally increasing in all these sections, sir. Absolutely, absolutely. So Pradeep ji, great words from Mr. Modi. Fantastic. Totally, sir. He's turning himself out to be totally selfless. जिन्होंने पूरे तन मन धन राष्ट्र हित के लिए समर्पित किया हो. He believes that God has destined himself to transform this nation, to transform India, to take India into the next league. जो उनका विकसित भारत का सपना है, नंबर 1 जो इंडिया होगा. Prime Minister Modi believes that God has destined him to do this work for him, carry on this job for him. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर मैं एक बड़ा अजीबो गरीब में एक फिनोमिनन देख रहा हूँ, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूबर्स जिनको पता नहीं कितने लाखों में व्यूअर्स आ रहे हैं. वो मतलब एक चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मोदी जी इस बार जीत नहीं रहे हैं. अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस तरफ से नहीं जीत रहे यार. सर 2019 में आपको याद होगा बहुत सारे कैंपेन चला था कि होगा नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. सिर्फ हम अकेले से बोल रहे थे 300 से ज्यादा आएंगी. Yes, yes, yes. You were the only person who was saying 300 plus. Yes, yes, yes. And I had even worked out, if you remember correctly, I said 300 to 305. 305 के करीब सीटें आएंगी बीजेपी की. तो मुझे पता नहीं क्या क्या लोग बोलते थे, खाकी चड्डी और पता नहीं क्या कुछ. Totally. और यही चल रहा था कि हार गया, सवाल ही नहीं उठते. He is not going to. That was what the general reactions and many of these groups that are formed. तो यही कर रहा था कि ये it's gone. 2000 and Rahul, it's going to be the. प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए, छोटी सी बात है. 53 करोड़ के करीब लाभार्थी हैं, लाभार्थी यानी all those people who are getting direct benefit transfer. Yes, sir. 53 crore people. बिल्कुल बिल्कुल. There are 80 crore people who are getting free ration. Yes, yes. अब यार that counts for something, for God's sake. What's the matter with you? How can you just ignore all these beneficiaries of Mr. Modi's schemes? This has never been done before. I mean, just on the basis of that, rightfully speaking, I think Mr. Modi will get somewhere around, as we've been saying, anywhere between 315 to 330 seats. बीजेपी की भैया 330 सीट कहीं नहीं गई, मुझको ऐसा लग रहा है. Exactly, sir. And people are complaining that 80 करोड़ को आप फोकट खाना देखो, गरीबी को. At least is ensuring आपका statistics एक तरफ है. The Prime Minister is ensuring that nobody goes hungry. And that's the greatest. महात्मा गांधी का सपना था. प्रदीप महात्मा गांधी बोल रहे थे कि every tear from every eye, I want to wipe out every tear from every eye. प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए. Statistics थोड़ी is, you can't depend only on statistics. No, nobody is having, everybody is above poverty line. Impossible. You need to face realities, and he is assuring that. प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, मान लीजिए 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा होता, तो ये कहा जाता कि खाना नहीं दे रहे. सीधी बात है ना. आइदर वे, मतलब जो मर्जी कर लो. अरे भाई जिन लोगों ने शिवजी को नहीं छोड़ा कि देखो दोनों के दोनों नंदी के ऊपर बैठे हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं. तो शिवजी ने कह दिया पार्वती से भाई तू बैठ जा, नंदी के ऊपर मैं चलता हूँ साथ में. कहते देखो कैसी बीवी अपने हस्बैंड को चला रही है. तो वो शिवजी बैठ गए नंदी पे. अरे कैसे गधे लोग हैं, आदमी ऊपर बैठा है अपनी बीवी को चला रहा है. फिर उनका भी दोनों साथ में चलते हैं. फिर देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, बैल साथ में फिर भी चल रहे हैं. तो लोगों को, अरे जब भगवान भी सब लोगों को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो मोदी जी क्या हैं? Exactly. And I think he's not bothered. He's not bothered. I hope so. He believes मैं एक निमित्त हूँ. He says I am convinced that I am an instrument of God to take India to the next level. प्रदीप जी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भाई किसी ने कोशिश तो की है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी प्रधानमंत्रियों ने कोशिश नहीं की है, लेकिन जैसी कोशिश मोदी जी ने करी है, इट इज बेस्ट सूटेड फॉर द टाइम्स. सीधी बात है. पीपल फॉरगेट दैट फॉर 2 years देयर वाज कोविड था सर. 2 साल के लिए, 1.5-2 साल हिंदुस्तान बंद रहा. इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद रही, स्टैंड स्टिल पर आ गई थी. आपको याद है हम सब लोगों का क्या हाल था उस वक्त. मतलब
You can't ignore that. Now let's go across. I think we've got Mr. Vinayak Ambekar of the BJP with us. Vinayak Ambekar साहब नमस्कार. नमस्ते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. और पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज अमित भाई ने डिक्लेयर किया कि 4th राउंड के बाद में नरेंद्र मोदी जी बहुमत का आंकड़ा पार कर गए. अभी जो 3 राउंड है उसमें खाली एडिशन करने का है, बहुमत तो हमारा हो गया. Congratulations to you, sir. 72 plus all. Sir, we have always maintained over here कि 315 से 330 सीट कहीं नहीं गई. भारतीय जनता पार्टी की खुद की, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा. ये यहाँ पर हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं और लोग पता नहीं ना जाने क्या क्या कुछ कहते हैं. लेकिन जैसा अभी मैं प्रदीप जी से बात कर रहा था कि एक एटमॉस्फेयर सा बन रहा है, मतलब एक यूट्यूब के ऊपर पता नहीं कितने अजीबोगरीब यूट्यूबर्स हैं. किसी जमाने में बड़े बड़े चैनल में हुआ करते थे, बहुत बड़े पत्रकार हैं सर. हर एक कोई यही बोल रहा है बस मोदी तो गया, अब तो मोदी गया, ऐसा कहा जा रहा. कोई है सर वहां पे कुछ? यू हैव टू डू समथिंग इंपॉर्टेंट सर? नहीं, हो गया. चलिए, थैंक यू सो मच सर, नो प्रॉब्लम. अगर आपको कुछ काम करना है तो नो प्रॉब्लम, विल कम बैक टू यू. तो नहीं, हो गया सर, हो गया. तो आप जो यूट्यूबर की बात करते तो हैं, ये है तो क्या है सर? ये दे विल हैव, वोंट दे हैव टू फेस देयर ऑडियंस आफ्टर 4th of June? 4 जून के बाद इनको अपनी ऑडियंस को फेस नहीं करना पड़ेगा क्या? आप जो यूट्यूबर की बात करते हैं, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ. और मैं रविश कुमार को, बाद में आशुतोष को, सबको फॉलो करता हूँ. और उनके जो हास्यास्पद स्टेटमेंट है, रविश कुमार जो आवेश लाके खुद में जो बात करते हैं, वो बहुत हास्यास्पद और एंटरटेनिंग होती है. थोड़ा बहुत एक 2-3 मिनट में देख सकता हूँ, मगर उसमें कोई कंटेंट नहीं रहता है. वो उनका ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बड़े चैनल से, आज ही मैंने एक पोस्ट किया है फेसबुक पे कि रविश कुमार ने प्रेडिक्ट किया था कि ये चीज़ बिकी जाएगी, LIC बिकी जाएगी, बाद में और कोई चीज़ बिकी जाएगी. कुछ भी चीज़ बेची नहीं गई है. खाली वो जिस चैनल से ये बात बता रहा था वो चैनल बेचा गया. ऐसा एक मजाक का एक पोस्ट आया था, वो आज ही मैंने शेयर किया है. तो इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है, एक एंटरटेनमेंट की तरह इनको देखा जाता है. तो चलता है, हर एक का राइट है. डेमोक्रेसी में हर एक को अपना मत रखने का अधिकार है. तो ऐसे रविश कुमार तो रहेंगे ही ना. मैं सिर्फ और सिर्फ रविश कुमार वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर पीपल आल्सो हु आर सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग. नाउ माय पॉइंट इज, हाउ कैन दे इग्नोर व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? हैव यू लॉस्ट मी बाय द वे? आई वुड लाइक टू आस्क द प्रोडक्शन टीम, बिकॉज आई कांट, my frame seems to have frozen. Gentlemen, can you do something about it? Pradeep ji, आप जरा carry on करें. Yes, Ambekar साहब, we'll come back to Bajaj साहब when you were speaking. आज मोदी साहब ने clear cut कहा कि I am convinced, Modi ji is convinced that Bhagwan has made him a निमित्त to take India to the next level. विकसित भारत का सपना और संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा कि I am convinced, मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, मुझे निमित्त बनाया कि इस देश को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना है, विकसित भारत. दैट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट. दैट शोज द कॉन्फिडेंस, दैट शोज द सेल्फलेसनेस. जो बोलते हैं कि व्हाट यू लिव, व्हाट ही इज लिविंग, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट भगवत गीता. तो कैसे देखते हो आप अंबेडकर साहब? व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट ही गेव. ये जो उनका, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उनका सेल्फलेसनेस जो है, कि ये मेरे ऊपर दी हुई ड्यूटी है, ये मेरा कोई कर्तव्य, मतलब बड़ी कर्तव्यगारी नहीं है और मुझे इसका कोई क्रेडिट नहीं है. आई एम द इंस्ट्रूमेंट, और गॉड जो है वो ये सब चीज़ मेरे तरफ से, मेरे थ्रू करके ले रहा है, ऐसा उनका कहना था आज. और वो एक उनका बड़प्पन है कि वो खुद को क्रेडिट नहीं लेते हुए इसको एक डिवाइन ड्यूटी करके ले रहे हैं, और उसका सब पूरा क्रेडिट वो भगवान को दे रहे हैं. ये तो उनका ग्रेटनेस है सर जी. और आगे जाके मोदी साहब ने जिस प्रकार से कहा कि ये भगवान राम का मंदिर मैं श्रेय अपने आप पे नहीं लूंगा, ये 500 साल का संघर्ष है. जिसने कुर्बानी किया है, जिसने अपने जान दिया और तन मन से इस काम पे लगा हुआ था कि राम मंदिर बने, 500 साल का संघर्ष है. तो ये सब जितने भी लोग संघर्ष किए, इन सबको उस चीज का श्रेय जाता है, मुझे नहीं. मुझे तो केवल एक निमित्त बनाया है. एंड दैट्स अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट. इज गिवन द एंटायर क्रेडिट टू इतना 500 साल का संघर्ष को मोदी साहब ने ज्यादा महत्व दिया है. सही है सर. और उनका ये पहले से कहना है
कि इसलिए वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बताते हुए प्रधान सेवक बताते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये मेरे ऊपर आई हुई डिवाइन ड्यूटी है, ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ये मेरी कर्तव्यगारी नहीं है कि मैं इस पद पे बैठा हूँ। ऐसा उनका पहले से धारणा है और उसी धारणा से वो चलते आए हैं। जबरदस्त। लेकिन आप ये बताएं सर, ये बताएं, जी जहां तक दक्षिण का प्रश्न है, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस बार दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो परिणाम होंगे वो चौंका देने वाले होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? दक्षिण भारत में मतलब कहाँ का? दक्षिण भारत के 5 स्टेट हैं तो ये 5 राज्य जो हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो परिणाम रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा, जरा बताएं सर। सर, तमिलनाडु की बात की जाए तो गए कई दशकों से वहाँ पे पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चल रहा था और थोड़ा सा उस पॉलिटिक्स को एंटी हिंदुत्व का टोन दिया गया था जानबूझकर। और वो जो द्रविडियन मूवमेंट थी उसको बड़ी अच्छी तरह से उन लोगों ने इतने दिन चलाया था। अभी हमने ये समझना चाहिए कि तमिलनाडु में लिटरेसी रेट अच्छा है। हाँ, आज भी उधर इलिटरेसी ज़्यादा है, देहात में लोग ज़्यादा है, मगर वो एक जनरेशनल चेंज हो गया है और नया जनरेशन आया है। पहले का जो जनरेशन था वो जनरेशन इतना पढ़ा लिखा नहीं था, दे वर नॉट वेल अवेयर ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट्स। बट अभी का जो जनरेशन तमिलनाडु का है, जिसका अन्नमलाई रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो जनरेशन जो है वो वेल अवेयर है, वेल एजुकेटेड है, वेल थॉट है। तो उसका परिणाम जो हुआ है कि ये जी जो उनका द्रविडियन पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स जो है उसको ब्रेक लगेगा, ऐसे साइंस उधर उनको तमिलनाडु में देखने को मिले हैं। और एक जो उन्होंने गए 3 साल से प्रयत्न पूर्वक तमिलनाडु को जो जानबूझकर नॉर्थ साउथ डिवाइड करने का जो प्रयास किया गया था, तो आप देखे रहेंगे कि काशी में भी उन्होंने ये जो तमिलियंस को महत्व दिया, तमिल संस्कृति को महत्व दिया। उन्होंने जब पार्लियामेंट का ये नया बनाया तो उसमें जो डंडा लगाया, जो जी झंडा लगाया, वो भी उन्होंने साउथ इंडिया से चुना। ये सब जो उनकी प्रयत्न पूर्वक साउथ कल्चर और नॉर्थ कल्चर एक ही है, ये पूरा मिलके पूरा भारत का कल्चर है, ऐसा बताने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसके परिणाम उनको देखने को मिल रहे हैं। और जब जब वो तमिलनाडु में रोड शो करते हैं, सभा करते हैं, उसको बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। और हो सकता है कि इस इलेक्शन में नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में 100% तमिलनाडु की जनता वो जो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है, कल्ट पॉलिटिक्स है, द्रविडियन पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर उठ के पूरे एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स, नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स जो है जी। उसमें सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा है, पहली बार हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए भीड़ आ रही है। जो क्राउड देखे पहली बार ऐसे देखे तमिलनाडु में, पहले कभी नहीं देखे थे। और हो सकता है कि ये रिएक्शन हो। आखिरकार देखिए साहब, 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिली है, 1947 से लेकर के अब 2024 में हम लोग 2024 मतलब तकरीबन 75-76 साल हो चुके हैं। लिहाजा अब रिएक्शन तो आएगा ना। कितने साल तक आप वही चीज को दोहराते रहेंगे, उसी चीज को दिखा दिखा के लोगों को डराते रहेंगे कि भई ये नॉर्थ के लोग आ जाएंगे, उत्तर के लोग आ जाएंगे, ये ब्राह्मणवाद है, ये कौन सा वाद है, ये मनुवाद है। अरे मनु की किताब किसी ने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी, मुझे तो मालूम नहीं। आपने पढ़ी क्या? मैंने तो मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। आज कौन कौन पढ़ता है मनुस्मृति, मुझे तो मालूम नहीं है। It is a book of research as one of the first book of laws which was compiled at a particular time and has to be viewed as such. That's it. That doesn't mean that they apply today. मतलब ऐसे तो अगर हम लोग उस किस्म के लॉज अगर अप्लाई करना शुरू कर दें तो देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। Nobody has talked about it. जिस प्रकार ये कहा जा रहा है कि आपको 400 पार अगर मिल गई तो आप संविधान को बदल देंगे, तो क्या आप संविधान को बदलने वाले हैं विनायक अंबेडकर साहब? कभी भी बदलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जिन लोगों ने जो एजुकेटेड है, जिन्होंने केशवानंद भारती का जजमेंट पढ़ा हुआ है, जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट का 11 जजेस का पूरा डिसीजन है, जिसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो वो दैट डिसीजन स्टैंड्स, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कोई भी बदल नहीं सकता। ये क्या हुआ है कि इलेक्शन में बेनिफिट, वोटों का बेनिफिट लेने के लिए ये जो ऐसे डिविजन्स है, ये जो बुद्धिभेद है, वो जानबूझ के किया जाता है, ये सब लोग समझते हैं। अंबेडकर साहब, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात, राहुल गांधी जी का नारा हर मंच, हर स्टेज, जहां भी जाते हो यही, हाथ बदलेगा हालात। बोला बेरोजगारी का जवाब वोट से दो, बेरोजगारी का जवाब वोट से दो, युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की, ये राहुल गांधी का वादा है। 30 लाख भर्ती जो आपने नहीं किया, बीजेपी की सरकार ने नहीं किया, वो फर्स्ट कैबिनेट में राहुल गांधी सैंक्शन करा के लेंगे। तो ये जो बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाकर राहुल गांधी जिस प्रकार से पेश कर रहे, विल इट हैव द डिजायर्ड इफेक्ट? हाउ डू यू सी दैट? हाथ बदलेगा हालात, अंबेडकर साहब। 100% कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि राहुल जी को ये मालूम नहीं है कि जिस 30 लाख नौकरियों की वो बात करते हैं, उसमें से 10 लाख नौकरी मोदी जी ने खुद इन्वॉल्व होके गए 1 साल में लोगों को, युवाओं को दी हुई है। और उसका रोजगार मेला ये प्रोग्राम का नाम था। आप ही इंटरनेट पे गवर्नमेंट की साइट्स पे चेक कर सकते हैं। उसके 12 से 15 मेले हुए, और हर मेले में 75,000 50,000 ऐसे लोगों को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बांटे गए। पहले उनकी पूरी तैयारी करके ले गई और पूरे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट बांटे गए। तो ये जो 30 लाख की बात करते हैं, उनको आज तक मालूम नहीं है कि वो 10 लाख की नौकरी थी, और वो मोदी जी ने ऑलरेडी दे दी है। दूसरी बात ऐसी है, मोदी जी की जो बात पकड़ के ये लोग बात करते हैं कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। पहली बात तो मोदी जी ने रोजगार की बात की थी, नौकरी की बात नहीं की थी। और मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, आपको भी मालूम है कि मुद्रा लोन, ये एक मोदी जी ने लाई हुई बहुत यूनिक स्कीम थी, जिसमें छोटे व्यवसायिकों को कर्जा दिया जाता है, जिसका लिमिट 10 लाख तक होता है, और वो कर्जा 50,000 से शुरू होता है। उसके 3 कैटेगरीज है। तो उसमें कितने लोन दिए गए आज तक, ऐसा आपने देखा? तो उसमें 38 करोड़ लोगों को 27 लाख रुपए का कर्जा दिया गया। अभी ये 38 करोड़ लोग जो है, दीज कैन बी कॉल्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयड, छोटे रोजगार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज, ऐसा इनको कहा जा सकता है। इसमें रेवड़ी पटरी वालों के लिए उन्होंने एक अलग से स्कीम चलाई, जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ लोगों को लोन दे दिया। 10,000 का लोन था, मगर उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोविड के वजह से उनका कैपिटल फिनिश हो गया था, तो उनको वर्किंग कैपिटल देने वाली वो स्कीम थी। तो ऐसे कम से कम 40 करोड़ जो छोटे व्यावसायिक हैं, उनको मोदी जी ने व्यवसाय पे लगाया हुआ है, जिसको हम रोजगार बोलते हैं। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट ही है ना। लेकिन अंबेडकर साहब, इसमें आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एटलीस्ट द इंटेंट इज देयर, लेट्स बी वेरी क्लियर। जो भी सरकार है, कोई भी सरकार आए, आज मोदी जी की सरकार है, कल कोई और सरकार आएगी, उसके पहले कोई और सरकार थी, हर एक का इंटेंशन है साहब, ये देखिए, ये हमारा इरादा है। व्हाट मैटर्स इज कि उस पर कितना काम हुआ है। यहां पर काम हुआ है, दिख रहा है ना। मतलब यू कैनॉट बी सक्सेसफुल 100% सक्सेस कहां मिलती है सर? सीधी सादी बात है, किसी को नहीं मिलती। आप किसी भी देश में चले जाइए, नहीं मिलती है। बट द इंटेंट इज देयर। और दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए है, नंबर 1, आर्टिकल 370 रिपील हुआ, आर्टिकल 35 रिपील हुआ, सीधी सादी बात है। उसके अलावा राम मंदिर बना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काम हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वर्बल ट्रिपल तलाक। वर्बल ट्रिपल तलाक अब हिंदुस्तान में नहीं होगा। जो पहले एसएमएस पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के ऊपर तलाक 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 भेज देते थे, अरे फोन करते थे, बोलते थे तलाक तलाक तलाक, उसके बाद वो बेचारी औरत जो है वो मतलब सड़क पे, irrespective of anything else, these things have been done, they are right there for all to see। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है, अंबेडकर साहब, मैं आपसे पूछता हूं। जम्मू एंड कश्मीर में मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी has gained a lot of goodwill, huge amount of goodwill, especially मोदी जी। तो वहां पर जो 3 सीटें हैं घाटी की, 3 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर आपने एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। उसके पीछे क्या वजह है सर? वो सोच क्या है? उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित जी और मोदी जी ने भी बात किया है कि हम वहाँ की राष्ट्रवादी पार्टियों को
बल देंगे या उनको हमारे में सम्मिलित करके ले लेंगे। इसका एक ही कारण था कि जो उधर की 3 फैमिलीज की पार्टी है, उनको आपस में लड़ा के, क्योंकि उनको मालूम था कि एक ही साथ में ये 3 पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा की पार्टी, ये तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते। तो आज आपस में कौन लड़ रहा है? तो फारूक अब्दुल्ला लड़ रहा है और मुफ्ती फैमिली लड़ रही है। तो इनका एक बार होने दो, पब्लिक के सामने सब उनका जो पोल है, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे, तो उनके सब एक दूसरे के ऊपर आरोप होंगे। ये सब चीज लोगों के सामने आने दो। और कोई छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर किया है कि हम इन राष्ट्रवादी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और उसमें कोई भी नया जो आदमी आएगा उसको हम जरूर अपने पार्टी में सम्मिलित करके ले लेंगे। शरद पवार जी बार बार सरप्राइज करते हैं लोगों को, सबको सरप्राइज करते हैं। शरद पवार जी ने कहा कि छोटे छोटे ऑल स्मॉल पार्टीज, रीजनल पार्टी शुड मर्ज विद द कांग्रेस। तो ये सबको एक शॉकिंग स्टेटमेंट था। उद्धव ठाकरे जी बोल नहीं पाए, बोले वी आर नॉट स्मॉल पार्टी, वी आर बिग रीजनल पार्टी, हमें कोई जरूरत नहीं है जो जुड़ने का। समाजवादी पार्टी बोले हम राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी के सोशलिस्ट विचारधारा लेके चल रहे हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। बट व्हाई शरद पवार जी इस प्रकार से कहा? अलग अलग assumptions, पॉलिटिकल assumptions चल रहा है। हाउ डू यू सी दैट शरद पवार स्टेटमेंट? अंबेडकर जी, शरद पवार जी अभी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जिस सपने को लेकर कि मैं मेरा खुद का पार्टी महाराष्ट्र में बनाऊंगा और उसको कांग्रेस का अल्टरनेटिव पार्टी करके एस्टेब्लिश करके दिखाऊंगा, ऐसा जो उन्होंने सोचा था वो फेल गया है पूरा। और उनको उनके ही लोगों को संभालने में बहुत बड़ा अपयश आया है। तो शरद पवार जी का ये एक अच्छा, मतलब पहले से एक लक्षण है या उनको एक धारणा है उनकी कि जब भी वो प्रॉब्लम में रहते हैं तो कांग्रेस पे जाते हैं, और जब भी वो थोड़ा बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, महसूस करते हैं कि मैं अभी सक्षम हूं, तो वो बाहर पड़ते हैं। तो ये उनका सबको मालूम है। अभी उन्होंने कुछ डील ब्रोकर किया है और उसमें एक ऐसा कहा जाता है कि यदि तुम सुप्रिया सुळे जी को महाराष्ट्र का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाएंगे तो मैं मेरी पार्टी तुम्हारे पक्ष में विलीन करूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ डील ब्रोकर किया है। ऐसा भी खबरें आ रही है। ये सच रहेगा तो ये एक बहुत उनके लिए लांछनास्पद घटना है, क्योंकि जिस सुप्रिया जी को वो पूरे भारत का एनसीपी का अध्यक्ष बना रहे थे, उसके लिए एक राज्य का प्रमुख पद मांगना ये उनके लिए डिग्रेडेशन है और उनका पॉलिटिक्स अभी खत्म होने के कगार पर है। ये इसका बहुत बड़ा सबूत है। तो शरद पवार जी को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है आजकल। वो इतना ही कर सकते हैं कि ये दुनिया का बुद्धि भेद कर सकते हैं, जैसा उन्होंने मराठा आंदोलन को बढ़ावा देकर महाराष्ट्र में किया था, वैसा वो काम कर सकते हैं। आज का उनका मराठा आंदोलन के बारे में जो स्टेटमेंट है वो आपने पढ़ा नहीं रहेगा, जरांगे जी के बारे में तो जरूर पढ़िए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो आदमी कैसा है। नेशनल सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अहम है। मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, नंबर 1 ऑन करप्शन एंड सेकंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरर। राजनाथ सिंह जी भी कहा कि वी विल चेस द टेररिस्ट अक्रॉस द बॉर्डर एंड स्ट्राइक देम अक्रॉस द बॉर्डर। ये इंडिया का पॉलिसी है और मोदी जी आने के बाद ये पॉलिसी हुआ है। पहले रिस्पॉन्स टू टेरर वाज नॉट सो फियरसम, बट मणिशंकर अय्यर जी जिस प्रकार से कांग्रेस नेता कहा कि वो भी चूड़ियां नहीं पहन के बैठे हैं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहने, उनके पास एटम बॉम्ब है। ना हाउ डू यू सी दिस? बार 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 कांग्रेस के रिएक्शन where terror is concerned, where Pakistan is concerned, मोदी जी ने भी इसको विरोध कर दिया। How do you see this? Is it necessary? Because we are बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद we are big एक बड़ा टेम्पो में हम लोग कि हम जीरो टॉलरेंस टू टेरर। हाउ डू यू सी मणिशंकर स्टेटमेंट, मणिशंकर अय्यर स्टेटमेंट? सर, राजनीति में कोई भी आदमी इररिलेवेंट हो जाता है तो उसके पूरे दिमाग जो है, दिमाग का जो दर्द है वो बहुत बड़ा रहता है। आपने देखा रहेगा, आप मणिशंकर अय्यर की बात कर रहे हैं, मैं और भी आपको नाम जुड़वा सकता हूं, जैसा कि अरुण शौरी जी थे, बाद में अब बहुत से नेता है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी भी उस लाइन में आ गए हैं, उनके लाइन में। तो ये जो नेता खुद को आइसोलेटेड और आउट ऑफ द रिलेवेंस ऐसा महसूस करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बना के खुद को पिक्चर में लाने के लिए
मैं भी हूँ, मैं भी जिंदा हूँ, ऐसा दिखाने का एक कोशिश करते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल समझ है कि ऐसा वो ट्राई करते लेकिन हैं। अंबेडकर और साहब, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं वो कहते हैं कि चाइना ने 4,300 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी भारत की पिछले 10 साल में हत्या ली है। अब इसको कंफर्म कौन करेगा, कैसे करेगा? सरकार तो बोलती है कि ना कोई आया ना कोई गया। इस विषय में जरा आप अगर कोई आधिकारिक स्टेटमेंट कोई आ जाए तो मुझे लगता है अच्छा होगा सर। सर वही बात हो गई वापस कि जो आदमी खुद को इररिलेवेंट महसूस करता है, और उसमें दूसरा जो बात है वो ऐसा है, दूसरा साइड उसका ऐसा है कि ये आदमी को कभी ना कभी बहुत बड़ा महत्व था। सुब्रमण्यम जी का बात करेंगे आप तो एक बार में वो पूरे सरकार को जो एक थोड़ा सा अस्थिरता का काल था, तभी वो सरकार बनाते थे, सरकार गिराते थे, और उनका सभी पॉलिटिकल पार्टी में उनका वजन था। आज वो उनके एज में कोई भी उनको पूछता नहीं है, क्योंकि सब जनरेशन नई आई है जो सुब्रमण्यम स्वामी का सलाह नहीं चाहती है। तो बेसिकली इररिलेवेंट जब यह आदमी हो जाता है तो वो आदमी लेकिन को। एक चीज पे तो वो बिल्कुल ठीक है सर, एक चीज पे तो मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं और उनके साथ खड़ा हूं। भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, और वो हलफनामा है कि राम सेतु को हम राष्ट्रीय धरोहर डिक्लेयर करेंगे, हम उसको राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे। सर अभी तक क्यों नहीं हुआ है? वहां पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई और पार्टी नहीं है, कोर्ट के अंदर कोई मसला नहीं चल रहा है। कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की थी जो उन्होंने विड्रॉ करी ऑन द एश्योरेंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट दैट राम सेतु वुड बी डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। तो नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने में उसको तकलीफ क्या है? इज श्रीलंका ऑब्जेक्टिंग, क्या हो रहा है सर? सर आप बताएं जरा प्लीज। सर इस पर्टिकुलर विषय में मैं कोई खास जानकारी नहीं रखता हूं, मैं सीधा बोलता हूं, क्योंकि इसमें झूठी बात बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी डिफिकल्टीज रहेगी, यदि मोदी जी ने कोई एक्सेप्टेंस दिया है, कोई प्रॉमिस दिया है, दिया तो है आज कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट में दिया। जी। तो तो आज उनका रिकॉर्ड है कि वो पूरी प्रॉमिसेस खुद की याद रखते हैं और पूरी करते हैं। तो हो सकता है ये नेक्स्ट जो टर्म उनको मिल रही है उसमें वो पूरा करेंगे। माशाल्लाह, I will not let I will not let anyone divide the country on basis of religion. मोदी साहब ने एकदम एकदम कट्टरता से कहा मैं इस देश को बढ़ने नहीं दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। वो कह रहे थे कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन रिलीजन जब तक मोदी साहब है वो अलाउ नहीं करेंगे। मोदी साहब ने आगे जाके कहा कि इवन नेहरू एंड अंबेडकर जी, नेहरू एंड अंबेडकर आल्सो वाज अगेंस्ट दिस रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, एंड मैं हरगिज नहीं करूंगा। एंड दिस कांग्रेस वांट्स टू डू रिजर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अंबेडकर साहब, ये कांग्रेस जो अपना रिलेवेंस है, अपनी धरोहर है, अपनी जो लीगेसी है, वो सब भूल गई है। ये कांग्रेस अभी डेस्परेट है कि गए 10 साल में उनको सत्ता कहाँ भी मिल नहीं रही है, और उनका जो सोनिया जी जो है वो देखना चाहती है कि अपना लड़का देश की सिंहासन पर बैठे। तो वो सोनिया जी की जो डेस्परेशन है अपने लड़के को सिंहासन पे बिठाना। वैसे मैं आपको एक इसका जो बैकग्राउंड है या पुरानी इसकी बात है वो भी आपको याद करना चाहता हूं, क्योंकि इंदिरा जी भी एक समय में ऐसे ही मानसिकता में थी। जब संजय गांधी जी की दर्दनाक ये हो गई, एक्सीडेंट हो गई, तब उन्होंने राजीव जी को ऐसे ही जबरन उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। उसका नजारा क्या हो गया, मगर उस टाइम का समय अलग था। अभी सोनिया जी की चलेगी नहीं, क्योंकि सोनिया जी की जो पॉलिटिक्स है वो इंदिरा जी जितनी पावरफुल थी उतनी सोनिया जी नहीं है। सोनिया जी इज डिपेंडेंट। तो ये मैं बोलता हूं कि ये नेहरू गांधी खानदान की एक धरोहर है कि अपने ही इसमें वंशवादी प्रवृत्ति है उनकी, और उनको कोई भी हालत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना है। इसके लिए उन्होंने पूरे अपने जो गए 137 साल के कांग्रेस के जो इतिहास था उसको पूरी तरह से वो भूल गए हैं, और उनको इतना ही करना है कि मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन वो उसके तो लिए लोग तय करेंगे ना सर, वो तो लोग तय करेंगे, उनसे क्या होता है। हाँ, लेकिन तो एक चीज है लोगों के मन में जी, वैसा उसके दो अंग है। पहला अंग उसका ऐसा है कि उन्होंने केरला में जाके अपने बेटे को
बचाने के लिए उन्होंने एसडीपीआई, पीएफआई इसके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, सीक्रेट एग्रीमेंट किया है। वहां के पिनियारी विजयन जो है वो खुद उनको उनके पार्टनर होते हुए इंडी में उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राहुल जी को यहाँ पे मत भेजो, मगर उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उनको गारंटी नहीं है कि मोदी जी क्या करेंगे और इसको चुन के आने देंगे या नहीं आने देंगे। तो ये एक पहला सीक्रेट एग्रीमेंट, ये एक पहली बात है। और उन्होंने उसी एग्रीमेंट में ये कबूली किया है कि हिंदुओं के अंदर हम जितने भी भेद कर सकेंगे वो करेंगे। सर यहाँ पर आपको मैं रोकना चाहूंगा। अगर पीएफआई जो एक बैंड संस्था है जिसपे पाबंदी है ना सर, अगर उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुई है तो पहले तो पीएफआई के किसके साथ एग्रीमेंट हुई है, उसको आप जेल में डालिए। एनआईए आपके हाथ में है, सुरक्षा आपके हाथ में, आंतरिक सुरक्षा भी आपके हाथ में है। और अगर राहुल गांधी जी इसमें सम्मिलित हैं तो उनको भी जेल में होना चाहिए। तो अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है सर? ये तो आपके हाथ में है सर। बेसिकली पीएफआई ये बैकग्राउंड में रहती है, एसडीपीआई करके रजिस्टर की हुई पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन है, उनके थ्रू ये काम चलता है। मूल विचारधारा जो है वो पीएफआई की है, मूल विचारधारा जो है वो सिमी की है, और जो एसडीपीआई है ये फ्रंट है। वैसे राहुल गांधी भी आजकल ये जो देश विरोधी ताकत है उनका मुखौटा बन गए, ये फ्रंट पर्सन है, इसको खुद का कोई भी विचार नहीं है। लेकिन सर वो जो धार्मिक एजेंडा आधार देंगे पर, वही एजेंडा ये चलाते हैं। लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण तो वैसे भी नहीं मिल सकता सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आज तक किसी ने चैलेंज किया नहीं है। नोबडी हैज गॉन टू कोर्ट ऑल्सो। इफ यू रिमेंबर, एक 7 जज की पीठ थी, इट वाज अ 7 जज बेंच which very clearly ruled that no reservations on the basis of religion. There are reservations on the basis of caste. और मुसलमानों में भी बहुत ओबीसीज हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हर जगह पे है। तो उसको चेंज करने का मतलब मेरी समझ के बाहर है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड राइटफुली अगर आप देखें जो बनारस में, वाराणसी में मोदी जी की जो रैली थी, अभी मोदी जी का जो रोड शो था, अरे भाई मैंने तो कभी इतने मुसलमान देखे नहीं। कोई 1.5-2 लाख मुसलमान भी थे उस साथ में। वो तो हर एक कोई बोलता है कि हम तो मोदी जी के साथ हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी की वजह से हम लोगों को काम मिला है, रोजगार मिला है, पूरा बनारस चेंज हो गया है, हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई। ऐसा क्या है उन्होंने? बोले सर, आप बोलिए अम्बेडकर साहब। तो बेसिकली ये जो आप बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है, क्योंकि जब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड कांग्रेसियों ने डाला था तो ये जो पहले नहीं था, तो आपने जब देश को कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बना दिया तो फिर आप धार्मिक मुद्दे पर आरक्षण की बात क्यों करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज, नहीं हो सकता। ऐसा जब वो बात बोलते तो अल्पसंख्यक समाज उनके लिए खाली मुस्लिम है, जो कि अल्पसंख्यक समाज बहुत बड़ा है। बाकी उनके जैन है, बौद्ध है, उनके लिए उनका कोई भी प्रोग्राम नहीं है। उनके सारे प्रोग्राम जो है खाली मुस्लिमों के लिए है। और अल्पसंख्यक समाज करके जो उन्होंने उनके एजेंडा में, मैनिफेस्टो में लिखा है, वो सब उनके डायरेक्टेड टुवर्ड्स मुस्लिम्स है। तो ये और साथ में प्रदीप जी, जो अभी अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, इसके ऊपर ये भी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो पर्सनल लॉ है लोगों का उसको स्ट्रेंथन करेंगे। ऐसा मैनिफेस्टो में कहा। इसका क्या मतलब हुआ सर, पर्सनल लॉ स्ट्रेंथन करेंगे मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड। द रोल बैक, द मेन थिंग रोल बैक, जो अमित शाह मोदी जी हर मंथ से बोल रहे हैं कि they are going to roll back on article 370 35, there's going to be roll back where Ram Mandir is concerned, roll back on CAA, NRC, and roll back of triple talaq, UAPA, triple talaq। तो बट कांग्रेस से हमारा मैनिफेस्टो में नहीं है, ये सब मैनिफेस्टो में नहीं। अम्बेडकर साहब क्या ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वी विल रोल बैक द लीगल प्रोविजंस विच आर अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, ये उन्होंने लिखा है स्पष्ट तरीके से। तो इसमें माइनॉरिटीज करके कांग्रेस कभी भी बात करती है तो इट इज डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स मुस्लिम, ये तो आप समझ के ले लो कि इसे, और इनका इतिहास है वो, आज तक उन्होंने दूसरे किसी माइनॉरिटी के लिए कुछ किया है ऐसा कभी भी हमने देखा नहीं है जी। लेकिन सर क्या कांग्रेस इसमें सफल होगी? चलते चलते आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सफल नहीं होगी, और सफल नहीं हो रही है करके तो भाजपा का कॉन्फिडेंस है कि इस बार 400 के पार, 400 पार। लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है कि इस बार उनकी 150 से 200 सीटें आ रही हैं। मोदी जी कहते हैं हाथ बदलेगा हालात। मोदी जी कहते हैं कि इस बार तो वो अपना
मोदी जी कहते हैं कि अपना अकाउंट भी नहीं खोलेंगे उत्तर प्रदेश में, और 40 भी नहीं आएंगी उनकी, तो ऐसा ऐसा करके बोल रहे हैं। हाथ का हो जाएगा बुरा हालात, ऐसा मैं उसको कन्वर्ट किया है। चलिए सर, हाथ थैंक यू सो का मच, हो ऑल द वेरी जाएगा बेस्ट टू बुरा यू। हालात। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Thank you. Well, the fact is, they have said that they will strengthen personal laws, and that there is no doubt about it. Very, very, वो छोटा छोटा एस्टेरिक्स होता है ना सर, जी। कि we are going to change personal law, and then suddenly as the BJP says No, everything will come. the word is strengthen. Yes. They've used the word strengthen. So They you, haven't- so how do you strengthen the personal law? Can you जो abolish किया ट्रिपल तलाक उसको रोल बैक करेंगे? No, but that triple talaq anyway is illegal all over the world. So, CA को आप रोल बैक करेंगे, NRC को रोल बैक करेंगे. no, CA perhaps they will amend it if they say they will. So that's what even Sharad Pawar ji in his Ji. manifesto has said that we need to look into CA, NRC, and all these kind of things, which he believes is slightly anti-Muslim. No, but the fact is that as far as CA is concerned, all that they can possibly do is that instead of specifically stating that these are the minorities in various other countries, they'll just say minorities in other countries, and that's it, and remove the rest. But that's the thing for a. Let's be very clear, Pradeep ji. Who is applying to come to India? अरे हिंदुस्तान में आने के लिए अप्लाई कौन कर रहा है अभी? मुझे तो ये बताइए ना। मतलब वो तो कहने वाली बात हो गई।